अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स का लेक्चर नंबर 8 आज हमने पढ़ना है। वर्ड्स के बाद अब हम पहुंच चुके हैं फ्रेजेस, सेंटेंस और क्लॉज पे। आज हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। फ्रेज किसको कहते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है, सेंटेंस के पार्ट्स कितने हैं और क्लॉज किसको कहते हैं। सबसे पहले है द फ्रेज। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ स्पेसिफिक मीनिंग बट डजंट मेक कंप्लीट सेंस। फ्रेज अल्फाज का एक ग्रुप होता है जो कुछ मीनिंग देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग उससे हमें क्लियर नहीं होता, बात की पूरी समझ नहीं आती। इट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड हेल्प्स टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस का हिस्सा होता है और सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। अकेला जो फ्रेज होगा वो अपना कंप्लीट मीनिंग सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकता। सेंटेंस का पार्ट होता है और सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अंडर द टेबल, इन द एयर, ऑन द वे। अब ऑन द वे है, ये एक फ्रेज है। इसको अगर मैं कंप्लीट करूं तो दे आर ऑन द वे। अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और ऑन द वे जो है इसने हेल्प की है सेंटेंस को मीनिंग कंप्लीट करने में। फ्रेज जो है वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है जो उसका मीनिंग कंप्लीट करने में सेंटेंस की हेल्प करता है। ये अल्फाज का एक ग्रुप होता है जिसके कुछ ना कुछ मीनिंग होते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होती, उसको हम फ्रेज कहते हैं। ये इन द एयर फ्रेज है। मैं इसको अगर कंप्लीट सेंटेंस बनाऊं तो इस तरह से हम बना सकते हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर। फ्रेज के बाद है क्लॉज। A clause is a group of words that contains a subject and a verb. फ्रेज में ये शर्त नहीं थी, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो था। फ्रेज की डेफिनेशन में भी हमने यही पढ़ा था कि ये एक अल्फाज का ग्रुप है जो कंप्लीट सेंस नहीं देता, लेकिन उसमें ये कंडीशन नहीं थी कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। क्लॉज जो है ये वर्ड्स का एक ग्रुप है जिसमें एक सब्जेक्ट भी हो और एक वर्ब भी हो, उसको हम कहेंगे क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज बॉर्न इन कराची, वो कराची में पैदा हुआ, ये एक क्लॉज है। इफ आई स्टडी हार्ड आई विल पास द एग्जाम, इसमें इफ आई स्टडी हार्ड ये एक क्लॉज है और आई विल पास द एग्जाम ये सेकंड क्लॉज है। इस टॉपिक को डिटेल से हम क्लॉजेस की टाइप्स को पढ़ेंगे। ये इसकी एक जनरल डेफिनेशन है आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझने के लिए। अब इसमें आई एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एक क्लॉज है और ये सेकंड क्लॉज है। इस पूरे सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं। क्लॉज अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उसको हम क्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस। सेंटेंस किसको कहते हैं? अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ अरेंज्ड वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अल्फाज का तरतीब दिया हुआ एक बामानी मजमुआ, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। दिस इज अ कैट, ये एक सेंटेंस है। दैट इज अ बुक, ये एक सेंटेंस है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ही वॉज बॉर्न इन कराची, ये भी तो एक सेंटेंस है। बिल्कुल, ये एक सेंटेंस है। हर सेंटेंस जो है वो एक क्लॉज भी होता है, लेकिन हर क्लॉज जरूरी नहीं है कि वो एक सेंटेंस भी हो। ये कैसे? जैसे इफ आई स्टडी हार्ड, ये एक क्लॉज तो है, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं है। सेंटेंस में तो अल्फाज का एक तरतीब दिया हुआ ग्रुप होता है जिनकी कंप्लीट सेंस हो, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर सेंटेंस जो है वो एक क्लॉज तो होगा, लेकिन हर क्लॉज जरूरी नहीं है कि वो सेंटेंस भी हो। अब इस क्लॉज को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इस सेकंड क्लॉज की जरूरत है। ये जब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लॉजेस की टाइप्स को पढ़ेंगे तो आपको मजीद अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्लॉज भी वर्ड्स का एक ग्रुप है जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर क्लॉज सेंटेंस भी हो। सेंटेंस अल्फाज का एक अरेंज्ड ग्रुप होता है जिसका एक कंप्लीट मफहूम होता है, कंप्लीट सेंस होती है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एवरी सेंटेंस कंटेन्स टू पार्ट्स। हर सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस और आइडिया वी स्पीक अबाउट
और which performs an action or which is associated with an action is called a subject. किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम जिसके बारे में हम बात करते हैं या जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है या वो किसी एक्शन के साथ मुंसलिक होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट जो है वो किसी काम का करने वाला, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। सेकेंड पार्ट जो है सेंटेंस का वो कहलाता है प्रेडिकेट। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज नॉट द सब्जेक्ट बट विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सेंटेंस का एक ऐसा हिस्सा जो सब्जेक्ट नहीं होता लेकिन सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज मशरिक से निकलता है। इसमें द सन सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रहा है सेंटेंस का ये वाला पार्ट, ये प्रेडिकेट कहलाता है। द सन सब्जेक्ट, राइजेस इन द ईस्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम नेमिंग पार्ट भी कहते हैं और प्रेडिकेट को टेलिंग पार्ट भी कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल होते हैं? हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, एडजंक्ट। इसको एडजंक्ट नहीं पढ़ना, एडजंक्ट। साइलेंट लेटर्स में हम पढ़ चुके हैं इसका रूल। जैसे एडजेक्टिव भी नहीं होता, एडजेक्टिव। अब हम इनकी सारे एलिमेंट्स की डिटेल को पढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, दे आर यूज्ड एज हेल्पर्स टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ द टेंस। हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं ये किसी टेंस को क्लैरिफाई करने के लिए यूज होते हैं। दे आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब्स। ये मेन वर्ब से पहले लिखे जाते हैं। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होता तो फिर यही हेल्पिंग वर्ब्स उसमें यूज हो रहे होते हैं, लिंकिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहे होते हैं। इस, एम, आर, वॉज, बार वगैरह ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। अब आर और वर इन दोनों ने टेंस को डिफाइन करने में हेल्प की है। तो हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प करते हैं टेंस को क्लैरिफाई करने के लिए। कौन सी बात किस टेंस में हो रही है, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में या प्रेजेंट टेंस में। हेल्पिंग वर्ब के बाद है वर्ब। सेंटेंस का अहम तरीन एलिमेंट जो होता है। A verb is simply called an action word or a doing word. It describes an action. ये एक एक्शन को डिस्क्राइब करता है। इसको हम एक्शन वर्ड भी कह सकते हैं, डूइंग वर्ड भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he is playing football. वो फुटबॉल खेल रहा है। अब जो ये वर्ड है प्लेइंग, इसने एक एक्शन को डिस्क्राइब किया है जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। A person or thing on which the action of the verb is done is called an object. वो शख्स या चीज जिस पर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। Which the action of the verb is done is called an object. Boys read books. लड़के किताबें पढ़ते हैं। Boys सब्जेक्ट हो गया, read verb हो गया और क्या पढ़ते हैं? बुक्स। तो एक ऐसा लफ्ज जिस पर जो एक्शन है वो परफॉर्म होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। यू बॉट अ पेन, तुमने एक पेन खरीदा। अब जो खरीदने का काम है वो किस पे परफॉर्म हुआ है? पेन पे। तो पेन जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट को हम दो एग्जाम में तकसीम कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? A direct object is a word or phrase that receives the action of the verb. जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये एक लफ्ज या फ्रेज होता है जो वर्ब की तरफ से एक्शन को रिसीव करता है। इट आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट और हु। ये क्वेश्चन व्हाट और हु का आंसर करता है कि जो काम, जो एक्शन परफॉर्म हुआ है वो क्या है या उसको परफॉर्म करने वाला कौन है। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस द स्टूडेंट्स ईट केक, ये सेंटेंस है। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज केक। इसमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो केक है। द वर्ड ईट इज द वर्ब एंड केक इज वर्ड्स बीइंग ईटन। और केक जो है जिसको खाया जाता है। तो एक्शन जो है वो परफॉर्म किस पे हुआ? केक पे हुआ। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसने वर्ब की तरफ से एक्शन को रिसीव किया है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
An indirect object is the word or phrase that receives the direct object. जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो वर्ब की तरफ से जो एक्शन होता है उसको रिसीव करता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है. An indirect object is the person or thing for whom the action is performed. Indirect object जो है वो ऐसी चीज या शख्स होता है जिसके लिए कोई एक्शन परफॉर्म होता है. It answer the question to whom और for whom. ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो आंसर करता था व्हाट या हु का. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर करेगा टू होम या फॉर होम का. टू होम किसकी तरफ या किसके लिए. इन द सेंटेंस, उसी सेंटेंस को हम एग्जाम्पल के तौर पे दोबारा लेते हैं. द टीचर गेव द स्टूडेंट्स केक. द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द स्टूडेंट्स, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द केक. वहां पे सेंटेंस सिर्फ इतना था, द स्टूडेंट्स ईट केक, तालिब इल्म केक खाते हैं. यहाँ पे द टीचर गेव द स्टूडेंट्स केक. इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो हो गया है द टीचर, और गेव इसमें वर्ब है. स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और केक जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द स्टूडेंट्स, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द केक, एंड द स्टूडेंट्स आर द वंस हु ईट केक. टीचर ने स्टूडेंट को क्या दिया? केक. तो व्हाट का आंसर किया? इसने. तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और किन को दिया? स्टूडेंट्स को. तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करने का आसान तरीका ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली रेफर्स टू लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, शी गेव द बेगर मनी. उसने फकीर को रकम दी. अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं. मनी जो है वो नॉन लिविंग है और बेगर जो है वो लिविंग है. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या होगा? मनी, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा बेगर. क्वेश्चन व्हाट का आंसर किया? मनी ने. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. किसको दिया? फकीर को. टू होम का आंसर किसने किया? बेगर ने. तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये बाकी जो एग्जांपल्स हैं इनमें से आपने खुद से फाइंड आउट करना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. प्रेडिकेट का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है कॉम्प्लीमेंट. अ कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, क्लॉज और फ्रेज दैट मॉडिफाइज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. एक कॉम्प्लीमेंट एक लफ्ज भी हो सकता है, एक क्लॉज भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, और दैट इज नीडेड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन. जो गिवन एक्सप्रेशन का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इसकी जरूरत होती है. कॉम्प्लीमेंट मीन्स कंप्लीटर. इसका मतलब होता है कंप्लीट करने वाला. इट कंप्लीट्स आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करता है या ऑब्जेक्ट को भी कंप्लीट करता है. When it completes the subject, it is called subject complement. जाहिर है जब वो सब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा, उसके मीनिंग्स को, उसके एक्सप्रेशन को कंप्लीट करेगा, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. When it completes an object, it is called object complement. जब ये एक ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फॉलोज लिंकिंग वर्ब्स. जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये लिंकिंग वर्ब्स को फॉलो करता है, जैसे इज, एम, आर वगैरह. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फॉलोज ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन इंजीनियर. इसमें ये जो इंजीनियर है ये नाउन के तौर पे यूज हुआ है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. इसने इस सब्जेक्ट को कंप्लीट किया है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है. और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. आई एम अ टीचर. तो टीचर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है. और ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. यू मेड मी सैड. अब यू जो है ये सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, और सैड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा, और जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो लिंकिंग वर्ब को फॉलो करता है, इज, एम, आर वगैरह. यू विल बी अ स्कॉलर. तो यहाँ पे जो स्कॉलर है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. यू मीट अ स्कॉलर. यहाँ पे जो स्कॉलर है ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट.
नहीं है। तो आपने डिफरेंस याद रखना है कॉम्प्लीमेंट में और ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ पे इसको अगर हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते तो यहाँ पे इससे पहले तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं जिसको ये फॉलो कर रहा है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकता क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब को फॉलो करता है। इसमें तो लिंकिंग वर्ब नहीं है, इसमें मेन वर्ब है मीट। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है। यू विल बी अ स्कॉलर, तुम एक स्कॉलर बनोगे, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यू मीट अ स्कॉलर, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, मिलना वर्ब है, और किससे मिला है? स्कॉलर से, तो यहाँ पे स्कॉलर एक ऑब्जेक्ट है। आई एम वॉट एवर यू कॉल मी, मैं वही हूं जो कुछ तुम कहते हो, जो कुछ तुम मुझे बुलाते हो। तो यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है, और वॉट एवर यू कॉल मी ये एक पूरी क्लॉज है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज हुई है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। प्रेडिकेट का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है एडवर्बियल। An adverbial is a word or group of words that modifies or more closely define the sentence or the verb. एक एडवर्बियल जो है ये एक अल्फाज का ग्रुप होता है या एक वर्ड भी हो सकता है जो सेंटेंस को या ज्यादातर वर्ब को डिफाइन करता है, उसको हम एडवर्बियल कहते हैं। एडवर्बियल आर ऑप्शनल एलिमेंट इन अ क्लॉज, ये किसी भी क्लॉज में ऑप्शनल एलिमेंट्स होते हैं, इनको लिखना जरूरी नहीं होता। दे आर ऑल्सो क्वाइट मोबाइल, ये मोबाइल मीन्स हरकत कर सकते हैं, इनकी एक कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होती, इनकी जगह चेंज की जा सकती है। सेंटेंस के शुरू में भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान हो सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, आफ्टर द सब्जेक्ट and before the verb, in the middle of the verb phrase. Examples: You went to Lahore in 2020. आप 2020 में लाहौर गए। अब यहाँ पे इतना भी अगर हम लिख देते you went to लाहौर तो सेंटेंस कंप्लीट था, लेकिन उसको मजीद क्लियर करने के लिए आगे एडवर्बियल लगा दिया 2020। ये एडवर्बियल जो हैं ये क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, when, where, how much वगैरह इनका आंसर करते हैं। कोई काम जो है वो कैसे हुआ, कब हुआ, किस जगह पे हुआ, कितनी इंटेंसिटी में हुआ, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं एडवर्बियल। वी आर सिटिंग इन द पार्क, इन द पार्क ये एडवर्बियल है। ये एक वर्ड भी हो सकता है और वर्ड्स का एक ग्रुप भी हो सकता है। अगर उस ग्रुप में सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो वो क्लॉज कहलाएगी, एडवर्बियल क्लॉज। और अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा, वैसे ही वर्ड्स का ग्रुप होगा, तो वो एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगी। यूजुअली ही इज फ्री ऑन संडेज, आमतौर पे वो इतवार को फ्री होता है। अब यहाँ पे जो यूजुअली है ये एडवर्बियल है और सब्जेक्ट से पहले यूज हुआ है। हम ये पढ़ चुके हैं कि इनकी कोई फिक्स प्लेस नहीं होती है सेंटेंस में। शी ऑफन स्टडीज टिल लेट एट नाइट, अब यहाँ पे एडवर्बियल आफ्टर सब्जेक्ट एंड बिफोर वर्ब, वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद एडवर्बियल यूज हुआ है। ही इज ऑलवेज वरिंग अबाउट यू, वो हमेशा आपके बारे में परेशान होता है। तो यहाँ पे बिटवीन हेल्पिंग एंड मेन वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में एडवर्बियल का इस्तेमाल हुआ है। इज जो है हेल्पिंग वर्ब है और वरिंग मेन वर्ब है। दे कम हेयर एवरी ईयर, वो यहाँ हर साल आते हैं। यहाँ पे नाउन फ्रेज एज एडवर्बियल, नाउन फ्रेज जो है वो एडवर्बियल के तौर पे यूज हुई है। Ali has done his MBA from a known institution, अली ने अपना MBA जो है वो एक जाने पहचाने इदारे से किया जो बहुत मशहूर है। यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्बियल के तौर पे यूज हुई है। प्रेडिकेट का नेक्स्ट एलिमेंट है एडजंक्ट। An adjunct is a part of a sentence that contains extra information. They are not necessary to complete the meaning of a sentence. एडजंक्ट जो है सेंटेंस का एक पार्ट होता है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ऐड करता है, लेकिन मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इसकी जरूरत नहीं होती। इसको अगर हम सेंटेंस से हटा दें तब भी उसका मीनिंग कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वी गिफ्टेड अली अ पेन,
हमने अली को एक पेन गिफ्ट किया। यहां तक भी अगर लिखें तो जुमले की जो सेंस है वो हमें समझ आ रही है, मीनिंग उसका कंप्लीट है। वी गिफ्टेड अली अ पेन ऑन हिज बर्थडे। हमने उसकी सालगिरह पे अली को पेन गिफ्ट किया। ऑन हिज बर्थडे ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसको अगर हम हटा भी दें तब भी उसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट है, तो ये कहलाता है एडजंक्ट। एडजंक्ट का मीनिंग ही यही होता है इजाफा करना। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, यस्टरडे शी गेव मी अ लेटर। कल उसने मुझे एक खत दिया। यस्टरडे को हटा के अगर हम शी गेव मी अ लेटर भी लिखेंगे तो भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है। यस्टरडे ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि उसने कब दिया, कल दिया। तो एडजंक्ट सेंटेंस का ऐसा पार्ट होता है जो उसके साथ लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन वो उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। अब हमने ये तीन मिलती जुलती चीजें पढ़ी हैं, एडवर्ब, एडवर्बियल और एडजंक्ट। इनमें क्या डिफरेंस है? एडवर्ब तो आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। एडवर्ब्स आर यूजुअली वन वर्ड लाइक क्विकली और एक्साइटेडली। एडवर्ब जो है वो ज्यादातर एक वर्ड पर मुश्तमिल होती हैं, whereas adverbials are usually a few words together। जबकि जो एडवर्बियल्स होते हैं वो आमतौर पे चंद लफ्ज जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। एक वर्ड भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इसमें वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। फ्रेजेस ज्यादा इसमें होती हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज, नाउन फ्रेज वगैरह एडवर्बियल्स के तौर पे यूज होती हैं। एडवर्ब्स गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द वर्ब दे आर मॉडिफाइंग वाज परफॉर्म्ड। एडवर्ब्स जो हैं वो ज्यादातर वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस वर्ब को वो मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। Whereas adverbials give additional information about the entire sentence। जबकि adverbials जो हैं वो होल सेंटेंस जो है, मुकम्मल सेंटेंस, पूरे सेंटेंस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। एडवर्ब्स वर्ब को क्वालिफाई करते हैं मोस्टली, लेकिन जो एडवर्बियल्स हैं वो होल सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करते हैं। When we want to add information about how, when, where or to what extent something has happened, we can use an adverbial। जब हम ये इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि कोई चीज जो है वो कैसे हुई है, कब हुई है, कहाँ पर हुई है और उसकी शिद्दत क्या थी, मीन्स परसेंटेज क्या थी उसकी, ऑफन, ऑलवेज, यूजुअली, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं टू व्हाट एक्सटेंट का आंसर करने के लिए, तो तब हम एडवर्बियल का इस्तेमाल करते हैं। Many adverbials are members of a group of words called adverbs। बहुत से adverbials जो हैं वो adverb में भी शामिल होते हैं, but adverbials are not necessarily just single words। लेकिन adverbial जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक वर्ड पर मुश्तमिल हों। adverbs जो हैं वो एक वर्ड पे मुश्तमिल होते हैं। They can also be word groups, prepositional phrases और even clauses। ये हम पढ़ चुके हैं। ये जो हैं prepositional phrases भी हो सकती हैं, क्लॉजेस भी हो सकती हैं और वर्ड ग्रुप भी हो सकता है। एडवर्बियल्स जो हैं दे आर समटाइम्स कॉल्ड एडजंक्ट्स, और जब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे यूज होते हैं, जब हम उनको साथ ना भी लिखें तो सेंटेंस की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तब यही एडवर्बियल्स जो हैं वो एडजंक्ट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली ऑब्जेक्टेड वेरी स्ट्रांगली टू द प्लान। वी आर सिटिंग इन द पार्क। वी गिफ्टेड अली अ पेन। जो ये फर्स्ट सेंटेंस है, अली ऑब्जेक्टेड वेरी स्ट्रांगली टू द प्लान, इसमें जो ये वेरी है ये एडवर्ब है और ऑब्जेक्टेड जो है वो वर्ब है। ये जो वेरी है इसने वर्ब को क्लैरिफाई किया है, वर्ब के मीनिंग्स में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि वो बहुत ही स्ट्रांगली डिसएग्री था प्लान के साथ। वी आर सिटिंग इन द पार्क, हम पार्क में बैठे हैं, तो इन द पार्क ये एडवर्बियल है और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एडवर्बियल के तौर पे यूज हुई है। इसने पूरे सेंटेंस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ पे जो वेरी है इसने सिर्फ इसको मॉडिफाई किया है। वी गिफ्टेड अली अ पेन, हमने अली को एक पेन दिया ऑन हिज बर्थडे। ये जो ऑन हिज बर्थडे है ये एडजंक्ट है, इसको अगर हम ना भी लिखें यहाँ तक जो सेंटेंस है वो कंप्लीट है कि हमने उसको गिफ्ट दिया। कब दिया है ये हमसे किसी ने पूछा नहीं है, ऑन हिज बर्थडे। अगर हम
नाम ही बताएं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो ये यहाँ पे एडजंक्ट कहलाएगा। टॉपिक हमारा जो है कंप्लीट हो गया है, उसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल। स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है ये सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग वर्ब है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अलावा जो सेकंड पार्ट है ये क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। और ये सारे क्या हैं, प्रेडिकेट के एलिमेंट्स हैं। एक ये सेंटेंस है, इन द कॉर्नर सैट द हंटर फॉर प्रे। कोने में शिकारी शिकार के लिए बैठा। अब इन द कॉर्नर क्या है, आप सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक तो ये सब्जेक्ट नहीं है, ये काम को करने वाला तो नहीं है, डूअर ऑफ एन एक्शन तो नहीं है। आपने इसकी प्लेस से कंफ्यूज हो के कभी ये मिस्टेक नहीं करनी है कि सब्जेक्ट जो है वो इसमें स्टार्ट पे है। इसको अगर हम तरतीब के साथ लिखें, द हंटर सेट फॉर द प्रे इन द कॉर्नर। शिकारी कॉर्नर में शिकार के लिए बैठ गया। सेंटेंस दोनों ठीक हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट क्या है वो आपने देख लेना है, द हंटर। द हंटर सब्जेक्ट, सेट फॉर द प्रे इन द कॉर्नर ये प्रेडिकेट हो गया। और प्रेडिकेट के एलिमेंट्स में सेट वर्ब है, इन द कॉर्नर एडवर्बियल, प्रे वर्ब, फॉर प्रेपोजिशन और द आर्टिकल। ये जितने भी हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं प्रेडिकेट के, हर सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि सारे के सारे शामिल हों। किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं। ये हमारा आज का सेंटेंस फॉर्मेशन का लेक्चर था। गुड लक गाइस, अल्लाह हाफिज।